हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का द काउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल भी रही होगी। इस वीडियोस में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं तीन चीज़ों पे। एट फर्स्ट एसएससी जेई 2024 जिनके एग्ज़ाम जून में होने हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसियाँ आई है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करने वाले हैं। और बार्क 2023 का जो फॉर्म था जिसके रिज़ल्ट आ चुके हैं और उनके इंटरव्यू प्रोसेस अभी बचे हुए हैं। हम लोग इन पे बात करने वाले इन तीन चीज़ों पे, तो आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं एसएससी जेई 2024 जिनका कि एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होना है और उनके प्रिपरेशन को लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में 4 मंथ बचे हुए हैं। 4 मंथ और उससे 10 दिन एक्स्ट्रा जनवरी में जो बचे हुए हैं। तो इस बीच क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी को लेके। साथ साथ ये भी देखना है कि जो बच्चे एसएससी जेई 2023 में किसी कारणवश मात खा गए, चाहे वो पेपर 1 में या पेपर 2 में, जिस भी स्टेज पे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ना आ पाए, उन्हें अपने आप को मोटिवेट रख के कैसे एसएससी जेई 2024 में पार्टिसिपेट करने हैं, मैं एक और आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। उम्मीद है कि एसएससी जेई 2024 में सीट अच्छी खासी आने वाली है, क्योंकि सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में ही वैकेंट सीटों की संख्या अच्छी खासी है। तो एसएससी जेई 2022 में काफ़ी ज़्यादा सीटें थी, 23 में थोड़े उससे कम आए। उम्मीद करते हैं कि 24 में सीटों की संख्या अच्छी रहने वाली है, ताकि जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में आने का मौका मिल सके। साथ ही साथ एसएससी जेई 2024 के मैंने एक पिछले वीडियोस में एक 5 मंथ की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसी वीडियोस में मैंने काफ़ी डिटेल में भी बातें की थी कि कंटेंट कहाँ से लिया जाए और टेस्ट सीरीज, टाइम मैनेजमेंट और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अभी से 5 मंथ की। उस वीडियोस को काफ़ी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। वो वीडियो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, 11,000 प्लस व्यूज़ उस पर जा चुके हैं। उसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। मैं इस वीडियोस में ब्रीफ में बातें करने वाला हूं और इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में उस वीडियोस का लिंक भी पिन कर दिया जाएगा। आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वहां जाके देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, अभी जो आपके हाथ में 4 मंथ बचे हुए, मैं इस 10 दिन को नहीं जोड़ रहा हूँ। इस 10 दिन में जिन बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि हमें इस पोर्शन में दिक्कतें हैं, तो वो अभी कवर कर लें, अभी टाइम है उनके पास। लेकिन जब मार्च आ जाएंगे तो आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कहने का कि आपने इस पोर्शंस को कवर नहीं किया है। साथ ही साथ अभी जो काफ़ी बच्चे होंगे जो एलपी के भी फॉर्म भरेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट 5700 के समथिंग वैकेंसियाँ उसमें भी आई हुई है। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा के किस किस ब्रांच उसमें एलिजिबल है और कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ डिग्री वाले भी एलिजिबल है। तो उसके साथ साथ कैसे ये प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगा, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो अभी टाइम आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसियाँ एक साथ आउट हो गई, मतलब पिछले 2-3 महीने में काफ़ी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स थे। एसएससी के एग्ज़ाम थे, फिर उसके सीवीटी 2 थे, पावर ग्रिड होना था, ईएसआईसी जेई था, बार्क था, मतलब ढेर सारे एग्ज़ाम एक साथ थे, बंच में थे। लेकिन अभी कुछ दिन आगे 3-4 मंथ कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, खासकर टेक्निकल वालों के लिए। तो ये समय है कि इस 3-4 महीने में जो भी गलती आप उतने दिनों में कंक्लूड किए होंगे, या किसी को कंटेंट पे काम करने की ज़रूरत होगी, किसी का टाइम मैनेज, इन सभी को इस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेने हैं। एट एनी हाउ, किसी भी शर्त पे से कंप्लीट कर लेने हैं। वो कंप्लीट कैसे होगा? जिन बच्चों को रीजनिंग में दिक्कत है, मैंने बार बार बोला है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर सारे अच्छे हैं। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आप इंटायर सिलेबस एक बार ध्यान से पढ़ें, और सिर्फ पढ़ें ही नहीं, उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं पर्सनली द करियर व्हील जो चैनल है उस पर पढ़ाते हैं, एक सर का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, और मैंने उनसे रीजनिंग पढ़ी थी। द करियर व्हील ऐप पे पढ़ाते हैं पीयूष सर नाम याद आ गया। पीयूष सर से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, पीयूष वारसनिया, पैड कोर्सेज थे उनके, मैंने वहाँ से रीजनिंग कर ली थी। काफ़ी अच्छी रीजनिंग उन्होंने पढ़ाए हैं।
और जीके जीएस को लेके भी मैंने बातें की है कि जीके जीएस को लेके आप यूट्यूब के सहारे ले सकते हैं, आप इडुटेरिया या एसपीडी के करंट के साथ जा सकते हैं और लूसेंट्स के पढ़ सकते हैं जीके। साथ ही साथ स्टैटिक जीके व अंकित भाटी की बुक काफ़ी ट्रेंडिंग में है, खासकर एसएससी एग्ज़ाम को लेके। तो इन सभी को आप लोग कंबाइंड वे में नॉन टेक प्रिपरेशन के लिए रखें। काफ़ी बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉन टेक में ही मार खा रहे हैं। टेक में तो वो एवरेज 50, 60, 70 तक स्कोर कर ले रहे हैं, लेकिन नॉन टेक के 50 जीके जीएस में 10, 12 पे रुक जा रहे हैं, जबकि मिनिमम 25 स्कोर होनी चाहिए वहाँ से, ताकि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो। क्यों हम पीढ़ी को इतना वेटेज देना चाहते हैं? देखिए, इससे पहले जब रिटन पेपर होता था तो वहाँ आपके पास स्कोप थे कि अगर आप पेपर 1 में स्किप कर गए हैं या लो स्कोर रहा है तो आप पेपर 2 में लिख के नंबर इन्हेंस कर सकते थे, क्योंकि वहाँ अगर आप एक क्वेश्चन ज़्यादा सही कर रहे हैं तो आप 10 नंबर 20 नंबर के लीड ले रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे मैनेज हो सकते थे। बट अब दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए अब पीढ़ी पहले से ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने वाला है। इसीलिए सिर्फ आपको ये नहीं कि कटअप 120 है 121 आ गए, नहीं, कटअप से हमेशा आपको लीड लेके चलना है। 10 नंबर का मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि कटअप से 10 नंबर में पीढ़ी में ही आगे रहूं, ताकि मेंस में ओवरऑल वो हेल्प मिले हमें। इसीलिए मैं पीढ़ी को इतना ज़्यादा वेटेज देना चाहता हूँ। अब हम बात करें अगर टेक पोर्शन को लेके, तो काफ़ी सारे बच्चे सिविल के होंगे, इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल के होंगे, तो उन सभी से मेरा यही गुजारिश रहेगा कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अभी आपके पास 4 मंथ है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एसएससी के ही क्वेश्चंस लगाएं, उतने क्वेश्चन है भी नहीं। आप अदर सारे बुक्स के भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदर सारे टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। एज लाइक एनएचपीसी के लगा के देखिए, आप यूपीपीसीएल लगा के देखिए, आप और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, पावर ग्रिड एग्ज़ाम है, डीडीए है, डीएसएसबी है, इन सारे के आप टेक नॉन टेक लगा के देखिए। आपको वहाँ से ओवरऑल पता चलेगा आपकी तैयारी का लेवल कितना उठ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है और कब कहाँ आपको ज़रूरत है काम करने की। क्योंकि जब आप कलेक्टिव माइंड से पढ़ते हैं, मैं एक कलेक्टिव एक टर्म यूज कर रहा हूँ आज, मैं इसे थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। एज ए स्टूडेंट आपको कलेक्टिव होने हैं। आप बहुत सारे टॉपर्स को देखेंगे या बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, वो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं मैंने यहाँ से पढ़ा, वहाँ से पढ़ा। एक माँ का हकीकत है, मैं आज खुलेआम बोल देता हूँ कि जो भी बच्चे सिलेक्शन होते हैं, जो भी बच्चे अच्छे पढ़े होते हैं, वो बच्चे कंटेंट किसी एक जगह से तो बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि किसी हाथों के 5 उंगलियां समान नहीं है। किसी भी कोचिंग के सारे सब्जेक्ट या सारे चीज़ उतने बेहतर नहीं हो सकते। एज ए स्टूडेंट आप इस चीज़ को जज कर पाएंगे। आपने नॉन टेक यहाँ से पढ़ लिया, टेक यहाँ से पढ़ लिया, कुछ सब्जेक्ट टेक में यहाँ से लिए, मतलब एक कलेक्टिव माइंड होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ जो अच्छा लग रहा है सब जगह से कलेक्ट करते चले, ताकि ओवरऑल आपके पास जो कंटेंट रेडी हो बन के, ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन हो वो बेहतर हो। किसी एक पे डिपेंड नहीं हो जाने हैं कि यही सर्वोसर्वा है। ये अभी के समय में मतलब उतनी सक्सेस की ओर नहीं ले जाती है। इसीलिए आप एज ए स्टूडेंट कलेक्टिव माइंड रखिए, हर जगह से चीज़ें को देखिए, कहाँ जो चीज़ें अच्छी लग रही है वहाँ से उसे कलेक्ट करके पढ़ाई कीजिए। और इस तरह से आने वाले 2 मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेक एज वेल एज नॉन टेक पे, ताकि जब लास्ट के 2 मंथ बचेंगे उस समय रीजनिंग के साथ साथ टेक और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर सेट जो लगाना होता है कि 2 घंटे के प्रॉपर सेट, वो उस समय लगाना होगा, ताकि लास्ट टाइम आपके बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन में आ जाएंगे क्वेश्चन के साथ, और फिर 23 के पीटी में आप अच्छे परफॉर्म कर पाए, 24 के जो पीटी होने वाले हैं उसमें अच्छे परफॉर्म कर पाए। अब हम बात करने वाले हैं एलपी की वैकेंसी, जो कि पिछले दिने आई हुई है। एक तो सबसे पहले इस बार वैकेंसी की संख्या बहुत ही कम है, कम ही नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अदर 25,000 प्लस वैकेंसियाँ रहती थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 6,000 भी नहीं है, उसमें भी 300 कम ही है। तो बहरहाल जो आ गई है हम उस पर बात करते हैं। वैकेंसी कम ज़्यादा ये तो होना है ही, आज नहीं तो कल ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब उसको लेके हम उस पर बात नहीं करें तो बेहतर होगा। अब जब आ ही गई है, सबसे पहले मैं बता दूं डिप्लोमा होल्डर उसमें एलिजिबल है, 10th प्लस ITI चाहिए, या ITI नहीं है तो डिप्लोमा चाहिए, और साथ ही साथ डिग्री भी एलिजिबल है।
अब डिप्लोमा में कौन सी ब्रांच एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, सिविल ब्रांच एलिजिबल नहीं है। मैं क्लियर बता दूं आप लोगों को, सिविल ब्रांच एलिजिबल नहीं है। इंजीनियरिंग में भी सेम कंडीशन है, बीटेक वालों के साथ भी। तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, असिस्टेंट लोको पायलट में आई चेक जो होते हैं, आई विज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए अगर आपके आई सही है, अगर आप उसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो ही आप इस पे दिमाग लगाइए, अन्यथा छोड़ दीजिए। जिन बच्चों के ग्लासेस लगे हुए हैं, गॉगल्स लगे हुए हैं, चश्मा है, वो बच्चे तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है इसमें, तो वो अपने आप को इससे साइड रखेंगे। और जो बच्चे एलिजिबल हैं, जो बच्चे भर रहे हैं, अच्छी खासी सीट है, अलग अलग जोन में सीट डिवाइडेड है। आप को पता है कि ये नॉन टेक बेस्ड पेपर रहेगा इसमें, नॉन टेक इसमें भी अच्छा खासा रोल निभाने वाला है। तो ये जो आप एसएससी जेई को लेके तैयारी करने वाले हैं, यही आपको इसमें भी साथ देने वाला है। क्योंकि अभी एएलपी का जो पेपर होना है उसमें मिनिमम 4 to 5 मंथ तो मिनिमम लगने हैं, यानी तब तक आपके सारे एग्ज़ाम्स इधर निपट जाएंगे, एसएससी के एग्ज़ाम निपट जाएंगे, बार के इंटरव्यू जिनके होंगे वो निपट जाएंगे। तो ओवरऑल लास्ट में एक कंप्लीट टाइम इसके लिए सेपरेट बचेगा। तो यही बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। वैकेंसियाँ भले आ गई हैं, आप जो बच्चे फील करना चाहते हैं वो फील करेंगे इसे, वो इसकी तैयारी को लेके नॉन टेक पे अभी से काम करेंगे और साथ ही साथ अपने टेक पोर्शन को लेते चलेंगे, क्योंकि आपकी बैकबोन है टेक पोर्शन। एसएससी एग्ज़ाम है जो कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देगी, तो उसमें आपको टारगेट करके रखने हैं। और इसका एग्ज़ाम में मिनिमम 5 मंथ तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मिनिमम 5 to 6 मंथ तो होंगे समय अभी। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा, बाकी इसके बाद आप उसमें पूरा डेडिकेशन से लग जाएंगे। और जो बच्चे साथ में मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं, वो ज़रूर करते चले। अब हम लोग बात करने वाले हैं बारक के इंटरव्यू को लेके, जो कि पिछले दिनों 5 टाइम्स रिज़ल्ट आए हैं। सभी ब्रांचेस के रिज़ल्ट उन्होंने साथ ही साथ कैटेगरी 1 और 2 दोनों के रिज़ल्ट आउट किए हैं। मैंने बारक के स्टूडेंट से बात की जो उसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उनसे मेरी ऑन कॉल बातें हुई, बट इंटरव्यू सेशन अरेंज नहीं हो पाया। रीज़न ये है कि आप समझते हैं कि वो भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड है, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आके बोलना सही नहीं है। और वो इन चीज़ से हिचकिचा भी रहे थे और मुझे भी सही लगा। तो मैंने उससे ऑन कॉल जो भी बातें पूछी, एक्सपीरियंस मुझे उनसे मिला बात करके, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों के 5 टाइम्स में सिलेक्शन हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि सीबीटी का जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए वो सिर्फ स्क्रूटनी का एग्ज़ाम था, वो सिर्फ छटनी करने के लिए थे। अब जो रियल मेरिट लिस्ट तैयार होंगे वो इस 5 टाइम्स स्टूडेंट्स में से तैयार होंगे, और वो सिर्फ इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस से होंगे। इंटरव्यू आपका 30 मिनट के अराउंड होने वाला है, 20 से 30 मिनट इंटरव्यू आपका जाने वाला है प्रत्येक स्टूडेंट का। तो डिपेंड करता है कि आप उस 20 से 30 मिनट को किस तरह से हैंडल करते हैं। अगर आप 20 से 30 मिनट को अच्छे से हैंडल कर जाएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छे से हैंडल करने के लिए मैं बता दूं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहना चाहिए। वो आपसे हंस के भी बात करेंगे। मैं बता दूं, उस रूम में एक बोर्ड भी, वाइट बोर्ड लगे होते हैं मार्कर में भी, वो आपको कुछ ड्रॉ करने भी बोल सकते हैं, कुछ सर्किट ड्रॉ या किसी भी टर्म से रिलेटेड चीज़ें वो वहाँ पे बोल सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो इस चीज़ों के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। साथ ही साथ 4 या 5 मेंबर्स के पैनल होंगे, उसी पैनल में आपको बुलाया जाएगा और आपसे टेक में खासकर कोर पेपर में थोड़े डीप सवाल जा सकते हैं। अगर आप, जैसे मैं मशीन की बात करूं तो इंडक्शन मशीन के प्रिंसिपल्स को लेके थोड़े डीप जा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। और जैसे उस लड़के से सिंक्रोनस मोटर को लेके सवाल पूछा गया था, सिंक्रोनस मोटर के जो टाइप्स हैं उनके टाइप्स पे पूछा गया था। फिर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट को लेके सवाल पूछा गया था। तो जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं और आपको खुद लगेगा कि ये टॉपिक्स इंटरव्यू में डिस्कस किया जा सकता है, तो ये डिस्कस करने की चीज़ें हैं। तो आप अपने कोर पेपर कहने का सेंस, जो भी अपने सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, जो भी आपके कोर पेपर है उसमें आप थोड़ा टेक में जो भी प्रिंसिपल्स है, खास करके जो भी प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल को आप अच्छे से देखेंगे और वर्किंग जो होता है उन चीज़ों को देखेंगे। वन लाइनर चीज़ें तो पता है रिटन एग्ज़ाम में काम आती है, बट यहाँ पर आपको बोलना है। तो आपको चाहिए क्या कि कोर पेपर पे उनका जो कहना था यही कि अगर आपका कोर पेपर पे आप डिस्कस कर ले रहे हैं। और हाँ, एक चीज़,
जो आपको नहीं आ रहा है चुप शांति से सॉरी बोल लेने हैं। ये नहीं कि गलत बोलते जा रहे हैं। और ये कभी कभी कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उन्हें लगता है मैं मशीन में अच्छा हूँ, तो वो वहाँ पे ज़्यादा ज्ञान दिखाने लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ को मानना है कि आपके सामने जो बैठा है वो आपसे ज़्यादा ज्ञान वाला आदमी है, तो ज्ञान नहीं दिखाने हैं। ये चीज़ को लेके सेल में भी बहुत बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए। इसीलिए वो जो पूछे आप उसके बारे में जान रहे हैं तो अच्छे से बताइए, डिटेल में बताइए। नहीं जान रहे हैं तो सॉरी बोलिए। अगर आपको लगता है कि कंफर्म नहीं है तो बोलिए सर गैस कर सकता हूँ सर थोड़ा स्किप हो रहा है, मैं उसे रिकॉल कर सकता हूँ। आप बोल के आराम से वो आपको टाइम देंगे। हाँ, सोच के आप बोलिए, आप बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी लाइट फील करना है, बिल्कुल अपने आप में लाइट फील करना है। तो ये ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस रहने वाला। और तैयारी आपका पीढ़ी से ज़्यादा होनी चाहिए, कोर पेपर पे अच्छे खासे पकड़ होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को एसएससी जी 2024 असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसियाँ आई हुई है और बार के इंटरव्यू, इन तीनों प्रोसेस पे काफ़ी ब्रीफ मैंने बात करने की कोशिश की और आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ भी होगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स है आप हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी अपडेट्स, नोट्स इन सभी शेयर किए जाते हैं। और आप इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ इन सभी पे। और रिसेंटली जो बच्चे काफ़ी दिन से जुड़े होंगे उससे पता है कि अभी हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही है CPWD में, तो थोड़ा टाइम का इशू रहता है। इसीलिए जब भी मैं टाइम निकालता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियोज़ एक बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, मिल पाऊँ आप लोगों से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा और इस वीडियोज़ के माध्यम से आप लोग का थोड़ी बहुत आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ, मेरा नाम आलोक कुमार है और मैंने SSC जी 2022 में अपना पहला अटैम्प्ट दिया था और वही मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। और मैं फ़िलहाल CPWD में अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करते रहें और मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।